अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज एक्सप्लेन करेंगे। एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज का क्या मतलब है। नंबर वन, फेज़ जो है स्टेट को कहा जाता है, तो फेज चेंज स्टेट का चेंज होना। एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज जो एनर्जी रिक्वायर होती है फेज चेंज होने में, स्टेट चेंज होने में, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैसियस स्टेट में। तो आप मीनिंग से समझे, फेज चेंज मीन स्टेट चेंज। और एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज का मतलब क्या है कि जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं, तो ये एनर्जी जो है हम हर वक्त रिक्वायर नहीं होगी। हम जनरली इनको डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। तो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनको अगली स्लाइड पर फिर डिस्कस करेंगे कि कब रिक्वायर होगी और कब रिलीज़ होगी। तो नंबर वन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन substance transfer from one state to another is called energetic of phase change. This conversion involve either the absorption or release of energy. जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है जब भी हमें किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं, तो उनको एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज कहा जाता है। अब अगर वो सब्सटेंस सपोज 1 ग्राम के लिहाज से हो तो स्पेसिफिक हीट उनके साथ स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर लेते हैं, या अगर 1 मोल हो तो मोलर हीट उनके साथ ऐड कर लेते हैं। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इस तरह मुख्तलिफ टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर वन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फ्यूज़ का मतलब है मेल्ट जाना, पिघल जाना। तो जिस तरह डेली लाइफ में हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है क्यों चली गई, तो या क्यों ख़राब है, तो फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ मीन वहाँ पे जो वायर लगा होगा वो फ्यूज़ हो जाता है, मेल्ट हो जाता है गर्म होने से, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम की वजह से। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एनर्जी की वो मकदार या एनर्जी में वो चेंज, जब हम 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो है चेंज करते हैं, यहाँ पर हम रिक्वायर कहेंगे, क्योंकि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी। ये पर डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। नंबर वन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, और ये जब हम चेंज करेंगे तो किस वक्त, मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पर। मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग के वक्त सब्सटेंस जो है ख़ुद पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो जो है कंज्यूम होगा सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस सब्सटेंस के सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में यानी जब मेल्टिंग पॉइंट से पहले हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है रेज़ होगा। आपको कैसे पता चलेगा? मरकरी से, थर्मामीटर से। लेकिन जब वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, तो जब तक सारा का सारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, मरकरी जो है ऊपर नहीं जाएगी। तो हम 1 मोल सब्सटेंस को जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के वक्त, तो वो रिक्वायर एनर्जी जो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, अगर वो सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल हो। और ये भी जो है एनर्जी है, तो किलो जूल पर मोल इनके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर है H2O सॉलिड स्टेट से, यानी हमारे पास अगर 18 ग्राम आइस मौजूद है, इसका मतलब 1 मोल इनका वाटर का जो है 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो अगर आप 1 मोल ये आइस जो है हमारे पास मौजूद है और इनको हम हीट देते हैं, तो इनको अगर हम लिक्विफाई करेंगे, इनको जो है लिक्विड में चेंज करेंगे, पानी में चेंज करेंगे 18 ग्राम बर्फ़ को, तो इनके लिए 6.01 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिक्वायर होती हैं। इनके अलावा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमारे पास वाटर है, इनको जब हम बॉइलिंग पॉइंट के टाइम 18 ग्राम पानी को जब वेपराइज करते हैं, यानी आपके पास 18 ग्राम H2O मौजूद है, अब लिक्विड स्टेट में है, और इनको वेपराइज करना है, तो इनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उनको हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड फेज टू द गैस फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को ऐड किया है, क्यों कि बॉइलिंग टाइम
के वक्त पर हमारे पास जो सब्सटेंस होंगे वो ख़ुद एनर्जी पर जो है इनकी इंक्रीज़ नहीं होगी, थर्मामीटर पर मरकरी ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ लिक्विड से गैसियस स्टेट के कन्वर्जन में एनर्जी खर्च होगी। जैसे वाटर जब 100 तक 1 atm पर पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उनके बाद आप जितना भी गर्म करें वो सिर्फ वेपराइजेशन में एनर्जी खर्च होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग में खर्च होगी, लेकिन 100 से मरकरी जो है ऊपर नहीं जाएगी। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए। तो अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस हो, उनके लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी। अगर हम डायरेक्टली उनको बग़ैर लिक्विड स्टेट जाते हुए हम डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो इनको फिर हम कहेंगे कि ये मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग टू द लिक्विड स्टेट। और ये हमारे पास जो है ये कम्बिनेशन है असल में जो हमारे पास वेपर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है और जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है। जैसे फ्यूजन के लिए आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा होगा 6.01 वैल्यू थी, तो इनके साथ ये ऐड कर दी तो इससे ये 46 इनकी वैल्यू जो है ये बन जाएगी। ये आपके पास H2O सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, तो ये सब्लिमेशन 46। तो जितना यानी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास उनकी वैल्यू कम है, फिर वेपराइजेशन की ज़्यादा है, सब्लिमेशन की उससे ज़्यादा है। आयोडीन के लिए इसकी वैल्यू है 62.3 किलो जूल पर मोल जब सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा। तो हीट ऑफ फ्यूजन, अगर इस तरह से लो बेस क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन से हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इनकी वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है, तो आप जितना ज़्यादा हीट देंगे, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उतना ज़्यादा जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है कम होंगे और उसमें इतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और उनकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ये उतनी ही बढ़ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि यानी पार्टिकल के बीच में जो है गैप आपने ज़्यादा पैदा किया, या इस तरह भी कह सकते हैं कि गैप के अलावा इनकी आपने एंट्रोपी बढ़ा दी। गैप बढ़ जाएगा, उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो जितना आप इसमें ज़्यादा चेंज लेकर आएंगे, जितना पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस बढ़ाएंगे, एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस, तो उतनी ही जो है उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जो हीट ऑफ फ्यूजन था, सॉलिड से लिक्विड में लेकर आते हैं तो पार्टिकल के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं किया, तो इसलिए उनकी वैल्यू कम थी। अब जब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो उनकी एंट्रोपी बढ़ गई, उसके बीच में फासला जो है डिस्टेंस बढ़ा, तो इनकी वैल्यू जो है ज़्यादा है। अब जब हम सॉलिड से डायरेक्टली, यानी सॉलिड में पार्टिकल करीब करीब है और आप डायरेक्टली वेपर में जो है इन्हें चेंज कर रहे हैं गैसियस स्टेट में, तो इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। तो जितनी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे, उतना ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज़ होंगे। उसके बदले जो है उस सब्सटेंस की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में अपने अट्रैक्शन कम कर दी, डिस्टेंस बढ़ा दी, तो ये इनके बीच में जो है अपने गैप और एंट्रोपी बढ़ा दी। तो ये जितना आप इनको इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही उनकी वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी। तो ये इनका आंसर होगा। इनके अलावा जिस तरह हमने जिक्र किया था कि आपको कैसे पता चलेगा, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि आप पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को देखें कि जो सब्सटेंस आप, जैसे ये हमारे पास है सॉलिड, तो जब हम की सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं, तो एक तो हमें पता चला कि अच्छा इनकी जो है सॉलिड में पार्टिकल जो है अपनी जगह पे मौजूद थे और यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, यहाँ फिक्स पोजीशन है, यानी यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई, आपने टेम्परेचर बढ़ा दी। यानी जब आप फ्रिज से बर्फ़ बाहर रखेंगे तो उनके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी वो सराउंड से हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि ये मेल्टिंग जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। या आप इस तरह समझें कि आप पार्टिकल को देख लें कि सॉलिड का फिर भी पार्टिकल करीब करीब होते हैं,
आइस में तो दूर होते हैं एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरली बात करते हैं कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल क्लोज होते हैं लिक्विड के निस्बत, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस पैदा किया आपने, गैप पैदा किया, ये मुफ्त में नहीं हुआ, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। और दूसरा इससे पता चलेगा कि यहाँ पर डिसऑर्डरनेस बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ी, डिसऑर्डरनेस बढ़ा, और इनके बीच में जो है गैप बढ़ा, गैप जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये जो है आपने क्रिएट कर दिया। तो ये इनके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। ये दो बातें याद रखें, जब आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे तो इसके बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये हाँ मेल्टिंग जो है हमारे पास एंडोथर्मिक है, और इनकी वैल्यू हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं कि इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब लिक्विड से हम सॉलिड स्टेट में आएंगे, जैसे पानी आप फ्रिज में रखेंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें ठंडक अंदर चली गई और वो फ्रीज़ हुआ पानी, बल्कि उससे हीट बाहर निकल आया, और जो हीट बाहर निकल आए तो उसी पे हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो जो पानी हम फ्रिज में रखते हैं उससे हीट बाहर निकलेगा। फ्रीजिंग प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक हम किस तरह याद रखेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उसमें गैप ज़्यादा था, वो आप सॉलिड में जो है लेकर आए, तो ये आपने इससे हीट एनर्जी जो है आपने निकाल दी। तो फ्रीजिंग जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह आप जो है लिक्विड को गैस के साथ कंपेयर कर दे, लिक्विड फिर भी पार्टिकल करीब होते हैं, गैस में मज़ीद एक दूसरे से दूर होते हैं। तो एक तो डिस्टेंस बढ़ा दी, तो डिस्टेंस आपने बढ़ा दी, इसका मतलब कि आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और इनके अलावा इनकी गैस की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, यानी आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। तो इससे हमें पता चला कि अच्छा हमने एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस बढ़ा दिया, एंट्रोपी आपने इंक्रीज़ कर दी। अच्छा, इनके अलावा इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी इंक्रीज़ हुआ, एंट्रोपी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे पता चला कि ये वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, इनके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन जब आप गैस से लिक्विड स्टेट में आएंगे तो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम हुआ। जब आप लिक्विड में आएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एंट्रोपी कम होगी। तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक, और इनको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं इनकी वैल्यू। तो जो हमने डिफिनीशन किया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, तो कब हमारे पास एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी और कब रिलीज़ होगी। तो आप सॉलिड पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को देके उनके काइनेटिक एनर्जी से जज कर ले, तो इनके ऊपर एमटीकेट में मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज इससे बना सकते हैं। तो आपके लिए ये पॉइंट्स जो है ये याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, इससे आप याद रखें। इसी तरह गैस और सॉलिड के बीच में जब सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में लेकर जाएंगे तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। अब सॉलिड और गैस को कंपेयर करें, गैस के बीच में एटमों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यानी आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, एंट्रोपी बढ़ा दी। तो ये मुफ्त में नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इनको आपको एनर्जी देनी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब आप गैसियस स्टेट को सॉलिड में लेकर आएंगे तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। तो जिस तरह फ्रिज के वॉल के ऊपर आपने देखा होगा बर्फ़ जमी होती है, तो जो वेपर होते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने फ्रिज के वॉल के ऊपर जो है पानी फेंका है। तो ये हमारे पास डिपोजिशन, गैस से सॉलिड में, तो पार्टिकल अरेंज हो गए, करीब आ गए, उनकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, तो इसका मतलब कि आपने इससे हीट एनर्जी जो है आपने इनसे रिलीज़ कर दी। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर ये क्लाउड, यहाँ पर हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, फर्ज करें ये आपके पास है मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स को हम एटम में लेकर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सपोज़ ये आपके पास H2O है, तो यहाँ एटम्स जो है उनके 3 बनेंगे, तो एंट्रोपी आपके पास जो है एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी 2 आपके पास हाइड्रोजन बने और प्लस 1 ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये 1 था और ये 3 एटम्स हैं, तो नंबर्स बढ़े तो इससे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। तो और जब आप मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देंगे, तो इससे भी जज कर सकते हैं।
तो मालिक्यूल को जब एटम में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को एटमाइजेशन कहा जाता है। एटमाइजेशन, एटमाइजेशन इनको कहा जाता है। और ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, यानी एनर्जी रिक्वायर होगी। जब एटम वापस मालिक्यूल में आएंगे, मालिक्यूलर फॉर्म में, तो इनको मालिकुलराइजेशन, इनको नाम देंगे मालिकुलराइजेशन। और इसमें एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो ये आपके पास जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह एटम को मज़ीद हम हीट अप करेंगे तो ये आयन बनाएंगे, इनको आयनाइजेशन कहेंगे। तो इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल मज़ीद बढ़ेंगे। या यूँ भी कह सकते हैं कि एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो ये आयनाइजेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह जब वो आयन आपके पास जो बने और इस मिक्सचर को जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और ये केटाइन और कुछ न्यूट्रल एटम जो है इसमें मौजूद होंगे, तो इस कम्बिनेशन को, इस मिक्सचर को जो है हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। और जब ये आपस में वापस इलेक्ट्रॉन, अगर टेम्परेचर हम ड्रॉप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन केटाइन जो है एक्सेप्ट करेंगे और ये वापस जो है न्यूट्रल फॉर्म में जाएंगे। तो इनको फिर हम न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं और डी आयनाइजेशन भी कहते हैं। और इस डायग्राम को फेज चेंज डायग्राम कहा जाता है। तो पेपर में आ जाए कि फेज चेंज डायग्राम बना दे, तो ये डायग्राम बनाना होगा। इनके ये नाम याद रखिए, इनके ऊपर एमसीक्यूज बने कि कौन सा एंडोथर्मिक, कौन सा एक्सोथर्मिक। तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को देके उससे जज कर ले, उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट को देख ले, नंबर ऑफ़ पार्टिकल को देख ले कि वो बढ़ रहे या नहीं, उनके काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से आप जज कर ले। तो ये था हमारे पास फेज चेंज डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कब रिलीज़ होगी। थैंक यू।